प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आपकी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई इस समय जोरों पर होगी और माह दिसंबर का समय ख़त्म होने की ओर अग्रसर है और अब इसके बाद आपके पास सिर्फ 1 महीना शेष रहेगा और इतने कम समय में आप अपनी 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। साल भर आपने जो पढ़ा है, आपका सिलेबस जो कवर किया गया है, उस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करने का समय आ चुका है और आपने अपना जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आपको एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है। और अगर आप यह प्लान बनाते हैं तो निश्चित रूप में आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम आपके साथ में हैं और इसी श्रृंखला में हम आज से एक नई सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं जिसमें 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को हम यहाँ से बताएंगे जो आपकी क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे कि किसी न किसी रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर अपना एक सिस्टमेटिक प्लान तैयार करके और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करते हुए एक एक चीज को अच्छे समझें, बारीकी को समझें और बीच बीच में इस क्लास में हम आपको बोर्ड पैटर्न के बारे में, एग्जाम में आपको तैयारी और कैसे करनी चाहिए इसके बारे में हम बीच बीच में आप लोगों को बहुत सारे बेहतर सजेशन देंगे। तो आज इस श्रृंखला में फर्स्ट डे हम ऑप्टिक्स में से, उसमें से भी रे ऑप्टिक्स में से एक क्वेश्चन लेंगे। यह क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आ सकता है, यह एक डेरिवेशन के फॉर्म में आ सकता है। इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के अंतर्गत भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप तैयार करें। लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन पैटर्न वास्तव में वही होगा। जो सोल्यूशन हम यहां पर बताएंगे वही सोल्यूशन बाकी क्वेश्चन में भी लागू होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसके लिए एक हम क्वेश्चन लेंगे। ये देखिए, यहां पर हम एक डायग्राम लेते हैं और इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिसमें आपको साफ साफ बेहतर ढंग से आप देख सकें। ये देखिए, इसमें एक पॉइंट सबसे नीचे आप देख रहे हैं और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पी। यहां पर एक फिश है, एक मछली है, ठीक है, और यह मछली स्वाभाविक है कि पानी के अंदर ही होगी, पानी के अंदर है और इसके बाद यहां तक पानी भरा हुआ है और यहां से वाटर का पूरा सरफेस शुरू होता है, मतलब इसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर एयर है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, नीचे वाले हिस्से में पानी है, मतलब यहां पर तालाब है या नदी है ऐसा मान सकते हैं। और सरफेस से इसकी जो डेप्थ है वह कितनी है, इसे हमने मान लिया है h है। कितनी है? h है। अब बताना ये है कि यहां से जब वो देखेगी
बाहर तरफ आसमान में खुले में, तो उसको इस सरफेस के ऊपर कितने रेंज में ऑब्जेक्ट्स या सीन दिखेंगे। ये डायग्राम तो हमने बना दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में ये डायग्राम बना के नहीं मिलेगा और कहा जाएगा कि एच डेप्थ में एक फिश है, ठीक है, और वह सरफेस के ऊपर की तरफ देख रही है, उसे कितने एरिया का सीन दिखेगा और वह एरिया कैसा होगा, वह शेप कैसा होगा। देखिए 1 मार्क में एमसीक्यू में वह शेप कैसा होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कल होगा या फिर ओवल साइज होगा, अलग अलग शेप हो सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा कि वह सर्कुलर शेप होगा, सर्कल में होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या होगा कि एच डेप्थ पर एक फिश है और वह ऊपर की तरफ देख रही है, उसे कितने एरिया का सीन दिखेगा। अगर उसमें सर्कल बोल दिया उसने, तो फिर बोल सकता है कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी। जरूरी नहीं है कि उसमें रेडियस ही पूछा जाए, ऐसा भी पूछ सकता है कि जब वह ऊपर की तरफ देखेगी तो कितने एरिया का सीन वह देख सकती है, उस एरिया को कैलकुलेट करिए, मतलब उसकी वैल्यू निकालिए, कितना एरिया होगा, कितने स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और भी बदल के आ सकता है, अभी हम चर्चा आगे भी करेंगे क्वेश्चन किस रूप में और आ सकता है। देखिए यहां से जब यह देखेगी तो देखें, यहां से देखने पर जैसे एक रे ये जा रही है, ऐसे रे बहुत सारी ऐसे जा सकती हैं। मतलब उसके देखने का मतलब क्या है कि यहां पर सनलाइट पड़ेगी और सनलाइट जब पानी के अंदर जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें देखने के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी लाइट हो, ठीक है, तो यहां से जब रे इस प्रकार से जाएगी तो ये कैसा है, डेंसर मीडियम है, वाटर कैसा है, सघन माध्यम है, ऊपर एयर क्या है, रेयरर है, तो वह क्या हो जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक है, अलग होके जाएगी, मतलब सीधा जाकर के थोड़ा सा बेंड हो जाएगी वो, ठीक है, तो यहां पर वो बेंड होकर के उस पार निकल जाएगी। लेकिन आपने यह पढ़ रखा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, यहां पर देखें अलग से समझाते हैं। ये देखिए जैसे मान लें यहां पर ये नॉर्मल है, अब यहां से ये आ रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है, अब इसके बाद यहां तक जाती है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये लो, ठीक है, ये ऐसे हो गई है। अब सपोज करिए कि ये जो आई है इससे और ज्यादा बढ़ाने हम, ये किसके लिए है, सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए है। अगर यही सरफेस कैसी हो, मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसी स्थिति में क्या हो, ये देखिए अब यहां से अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसी जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, अब ये सीधी ना जाके, मान लो ये वाटर है और एयर है, तो कहां जाएगी बोलो, ये थोड़ा सा यहां से बेंड हो जाएगी, ऐसा सीधी ना जाके थोड़ा बेंड हो जाएगी। अब हम और ज्यादा आई की वैल्यू और ज्यादा कर दें तो क्या होगा, आई की वैल्यू ये देखें, ये क्या है, ये आई, और ये क्या है, ये आर है, ये ठीक है। अगर ये वैल्यू हम थोड़ा और बढ़ा दें तो ये और झुक जाएगा, बढ़ाते जाएं इसको अगर हम, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वाली जो रे है वो इसके साथ चली जाएगी, ये देखें, तो ऐसी स्थिति में ये कितना बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। तो यहां पर जो आई बनेगा इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसके बाद अगर और ज्यादा एंगल कर देते हैं, मतलब ये वाली जो वैल्यू है
आई इज ग्रेटर देन आई सी हो जाए तो फिर ये इसके सरफेस में न जाके उसी मीडियम में क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या कि रे ऑफ लाइट कहां से डेंसर टू रेरर, मतलब सघन से विरल में जा रही है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो वह उसी मीडियम में क्या हो जाती है, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल रिफ्लेक्ट ना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, वो सरफेस के साथ में चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला एंगल, ये वाला, ये क्या है, आईसी है, मतलब क्रिटिकल एंगल है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली रे, ये देखो ये कैसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। अब अगर इसके बाद जाती है तो फिर और नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है कि यही पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट तक यह फिश ऊपर का सीन देख सकती है। ठीक है, इसके पहले वाली जो रे आएगी यहां पहुंचेगी और फिर ऐसा होकर बाहर निकल जाएगी, मतलब उसको बाहर का सीन दिखाई देगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद सभी रेस कहां जाएंगी, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसलिए यहां के बाद कोई सीन उससे ऊपर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां भी देख सकते हैं कि यहां पर जब हम देखते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये आया नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर ये भी हो जाए कितना, आईसी हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये रे ऐसे ना जाके इसके साथ में ऐसे चली जाती है, ये देखिए। अब इसके बाद जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसके अंदर जाएगी तो पार निकल जाएगी, और ऐसा ऐसा ये तो है फिश बीच में और वाटर का सरफेस ऊपर पूरे भरा हुआ है। तो देखिए यहां से गई और ऐसी चली गई। ठीक है, यहां जाएगी फिर वैसी चली जाएगी, यहां जाएगी फिर वैसी चली जाएगी, और ऐसे यहां जाएगी और ऐसी चली जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, फिश जहां पर होगी उसके ऊपर एक सर्कुलर एरिया बन जाएगा, उस सर्कुलर एरिया के उस पार का ही सीन उसे दिखाई देगा, लेकिन सर्कुलर एरिया से आगे अगर देखेगी वो तो उसके बाद के सीन उसको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, एक प्रकार से कितना मैजिकल विंडो नेचर ने तैयार कर रखा है कि फिश जब ऊपर की तरफ देखती है तो उसको एक सर्कुलर विंडो दिखाई देती है। ठीक है, बाकी वहां सब कुछ क्लोज दिखाई देगा, मतलब वहां उसको बाकी का एरिया देखेगी तो नीचे वाटर वाली चीजें दिखाई देंगी, लेकिन ऊपर वाला सीन उसको नहीं दिखाई देगा। तो क्वेश्चन यही है कि ऊपर वाला जो एरिया बन रहा है, सर्कल बन रहा है, उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया तो आप समझते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, हमें आर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, आर निकालना पड़ेगा। चलिए आर कैसे निकालेंगे यहां देखते हैं। तो डेप्थ को हमने मान लिया है एच, और ये है रेडियस, सर्कल की रेडियस ये पी है, इसको मान लेते हैं ओ, और इसको मान लेते हैं बी ए, और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, ये सब 90 होंगे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। फिर देखें यहां पर आई सी है, तो ये देखिए पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला, ये क्या है, अल्टरनेट है, मतलब ये भी कितना होगा, बोले आई सी होगा। सिमिलरली ये वाला भी कितना होगा, आई सी होगा। कहा जाए तो ये कहा जा सकता है ये दोनों मिलाकर के 2IC। फिर एक न्यू टाइप क्वेश्चन बना कि जब एक फिश पानी में एच डेप्थ में ऊपर की तरफ देखती है तो वह कितने एरिया को देख सकती है, उसका आंख में बना हुआ विजुअल एंगल, उसका आंख में बना हुआ आंतरिक कोण हिंदी वालों के लिए कितना होगा, वह कितना होगा, 2IC होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल का कितना होगा, ट्विस्ट होगा, 2 गुना होगा, मतलब 2IC। अब क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईसी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है आईसी इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स म्यू। ठीक है, या यूं कह सकते हैं
कोसेक आई सी इज इक्वल टू म्यू। और अगर आपको साइन की फॉर्म में लिखना हो कितना हो जाएगा, साइन आई सी मतलब 1/sin आएगा, फिर 1/म्यू आ जाएगा। ये देखें यहां पर साइन आई सी इज इक्वल टू 1/म्यू, मतलब हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है, आई सी की पड़ने वाली है। जरूरत किसकी पड़ेगी, आई सी की। ठीक है, इस वजह से हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का यूज करें या डायरेक्ट हम स्नेल फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। देखिए अगर आप स्नेल फार्मूला स्नेल्स लगाते हैं तो कैसा हो जाएगा, बाई स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई तो आई सी अपॉन साइन आर मीन्स 90, और रे कहां से जा रही है, डेंसर टू रेयरर, मतलब डेंसर को मान लेते हैं डी म्यू और रेयरर को क्या मान लेते हैं आर। जबकि क्या बोलना अपन को, यहां पर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, वाटर, मतलब कितना हो जाएगा, देखा जाए तो डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है यहां पर डब्ल्यू और आर का मतलब क्या है ए, तो डब्ल्यू म्यू ए, इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, डब्ल्यू म्यू ए तो कर देते 1/ए म्यू डब्ल्यू, और चाहे अपन तो ए म्यू डब्ल्यू को हम क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास एक इक्वेशन क्या बनेगा, साइन आई सी इज इक्वल टू, ठीक है, और नहीं मानना तो कोई बात नहीं है, यही चलने देते हैं, इसी को मान लेते हैं। ये देखिए छोड़ देते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको डायग्राम से साइन आई सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए ट्राइंगल क्या है, ये पी ओ ए या पी ओ बी भी ले सकते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ ए कितना आएगा, साइन आई सी इज इक्वल टू, साइन आई सी परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए, ओ ए मतलब कितना है आर, और हाइपोटेनस कितना है इसका, पी ए या ए पी, ये आया। ठीक है, यहां पर देखें हम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम इसी वाले में तो क्या हो जाएगा, देखिए एंड पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, हाइपोटेनस कितना बोले, एपी स्क्वायर, और ये है बेस आर परपेंडिकुलर मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एपी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, एपी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये देखिए एपी की वैल्यू यहां लगा लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू आर अपॉन कितना, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन आई सी की वैल्यू हम कहां लगा दें, इसमें लगा दें, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ए म्यू डब्ल्यू। अगर हमको ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए है तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर।
ये देखिए एक रिलेशन हमें मिल जाता है, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन कितना आर। अब इसमें देखिए क्या क्या है, आर है, एच है और म्यू है, आर है, एच है और म्यू है। अब इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी है, 3। फर्स्ट है आर, फिर है एच और फिर है म्यू। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया जा रहा है, एच की वैल्यू भी दी जाएगी और आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आप इसमें एच की वैल्यू लगाइए, म्यू की वैल्यू लगाइए, आर की वैल्यू निकालिए। अगर आपको इसमें आर की वैल्यू दे दी जाए, म्यू की वैल्यू दे दी जाए, तो एच की वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है। और आर और एच दोनों की दे दी गई, ठीक है। और फिर इसके बाद म्यू की वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है, तो भी आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि यह डेरिवेशन पूरा फार्मूला निकाला गया आपके एग्जाम में, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में अगर आता है, ठीक है, कि इसमें एच डेप्थ में फिश है और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हिंदी वालों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, ए म्यू डब्ल्यू है या फिर म्यू भी बोला जाता है, तो उसकी सर्कल की एरिया कितनी होगी, तो आपको पूरा का पूरा ये डेरिवेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। हाँ, अगर न्यू टाइप में आता है तो आप चाहें तो ये फार्मूला याद रख सकते हैं और इसमें आप वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और वह न्यूमेरिकल कितने का रहता है, कम मार्क्स का हो, मतलब 1 का है तो न्यू टाइप ही आएगा, और 2 का भी है तब भी आप चाहें तो फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 है या 4 है तो आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और फिर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां ये देखिए, और बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा पढ़ें इसको। A fish is swimming in water at a depth of √7 centimeter, ठीक है, from the surface. The fish can see only a circular area outside the the water. What will be the radius of this circular path? मतलब एक फिश है, तैर रही है, कितनी डेप्थ पर, √7 सेंटीमीटर पर, ठीक है। कहां पर, फ्रॉम द सरफेस मतलब ऊपरी पानी की सतह से √7 सेंटीमीटर नीचे वह क्या हो रही है, तैर रही है। और वह फिश क्या कर सकती, ओनली सर्कुलर एरिया में ही ऊपर की ओर देख सकती है। तो फिर हमें क्या निकालना है, सर्कुलर एरिया की रेडियस कितनी होगी, उसका एरिया ही पूछ सकता था। तो जैसा कि हमने बतलाया, अगर यह क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में आएगा तो पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करना पड़ेगा, डायग्राम बनाएंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। और अगर 1 और 2 के लिए है तो फिर डायरेक्ट म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर में वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। यहां पर देखें, अगर आपको पूरा क्वेश्चन प्रूफ करने को आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में आ जाता है, तो फिर आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। और इस डायग्राम को बना करके पूरा कर सकते हैं। ये कितना है, √7, किसकी वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है, ये कितनी है बोले, आर है, और ये वही है पी, ठीक है। और यहां पर म्यू की वैल्यू जो दी गई है वह कितनी दी गई है, नहीं दी गई है, हमें पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, 1.33 या 4/3। तो म्यू की वैल्यू हम खुद से लगा लेंगे, कितनी, 4/3। जनरली वैसे दी जाती है, नहीं दी गई है तो आप लगा सकते हैं। ग्लास की विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होती है, 3/2 या 1.5 होती है, नॉर्मल जो ग्लास होता है, साधारण जनरल, ठीक है। और वाटर का कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कितना होता है, 4/3 या 1.333, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम वेरीफाई करें अपने फार्मूले को, तो अपना फार्मूला क्या है,
अपना फार्मूला है ए म्यू डब्लू इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अपॉन आर। अब वैल्यू लगाएंगे, ये वैल्यू है 4/3, रूट ऑफ आर की वैल्यू पता नहीं कितनी है, निकालना है। एस की वैल्यू कितनी है, √7। ठीक है, यहां शुरू में सब चीजें हम लिख सकते हैं जो जो कुछ हमको दिया जाए। तो h इज इक्वल टू √7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दिया गया है। तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, और अपॉन कितना है ये, r। अब चूंकि इस तरफ वैल्यू रूट में आ रही है, इसलिए क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। तो कितना आ जाएगा, देखें, ये आ जाएगा 16/9 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 7 अपॉन कितना, r स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग कर लें इनको, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 1 आएगा, और यहां आ जाएगा 7/r स्क्वायर। यहां कितना है, 16/9। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 1 को यहां ले आएंगे तो 16/9 -1, तो 16 माइनस कितना, 9, तो आ जाएगा ये 7 अपॉन कितना, 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7/r स्क्वायर। क्लियरली, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो फिर r इज इक्वल टू 3 होता, +-3 है, लेकिन यहां नेगेटिव को कोई मीनिंग नहीं है, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब जो फिश है वह उस सर्कुलर पाथ से जो देखेगी उसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में एरिया पूछा जाता तो हम और क्या कर देते, एरिया ए इज इक्वल टू πr स्क्वायर। r की वैल्यू लगाएंगे, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। चाहे तो हम पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपने समझा होगा। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में यह पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को करें और इसकी प्रैक्टिस करें। एक बात और, यह क्वेश्चन फिश के बदले दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, जहां पर यह फिश है कहा जा सकता है यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और बल्ब मतलब उससे लाइट जल रही है, प्रकाश आ रहा है। तो बल्ब जलने से वाटर की सरफेस में जो ऊपरी सरफेस होगा उसमें कितने भाग में, किस एरिया में लाइट होगी और किस एरिया में लाइट नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आंसर यही होगा कि सर्कुलर सरफेस में लाइट होगी और उस सर्कल की रेडियस आर, एरिया पूछा जाएगा। बाकी करने की मेथड यही होगी, मतलब लैंग्वेज बदल दी जाएगी कुछ ना कुछ, लेकिन क्वेश्चन यही का यही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें और उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप इस समय को बहुत अच्छे से उपयोग में लाएं और समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। जो लोग इस समय का पूरा पूरा उपयोग करेंगे वही स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा धीरे धीरे समय, आपने पढ़ाई शुरू कर दी थी अप्रैल में देखा जाए तो, और चलते चलते यहां हम दिसंबर में पहुंच चुके हैं। इसके बाद बस जनवरी और एग्जाम दस्तक दे रही है। इसलिए अभी अलर्ट हो जाएं। बचे हुए लास्ट टाइम में जो स्टूडेंट समय का जितना उपयोग कर जाता है वह उतना ही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अगली क्लास में फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के पास आएंगे।